सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में अलग अलग वर्क्स पे यूज़ होने वाले मटेरियल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये होता है कि मटेरियल किस तरह से रिसीव किए जाएंगे, किस तरह से इशू किया जाएगा, उनकी कस्टडी कैसे होगी, उनका डिस्पोजल कैसे होगा और अलग अलग वर्क्स पे उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। और ये भी कि जिस जिस वर्क पे उनका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ उसके अकॉर्डिंग उनका एक्सपेंडिचर कौन से हेड में जाके डेबिट होता है। तो ये सब पढ़ेंगे हम आज के चैप्टर में जो है स्टोर्स। Hello friends, welcome to the Storer Notes. Today we are going to start the new chapter which is stores. स्टोर में बेसिकली हम देखेंगे अलग अलग तरह के मटेरियल जो होते हैं हमारे पास स्टोर में, और उसको किस तरह से रिसीव किया जाएगा, इशू कैसे किया जाएगा, सब कुछ स्टार्ट करते हैं विद द जनरल प्रिंसिपल दैट द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टोर्स इज़ विद डिविजनल ऑफिसर। स्टोर्स का किसी भी डिवीज़न के अंडर में जितने भी स्टोर हैं उनका जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिविजनल ऑफिसर के अंडर में होता है। ठीक है, इसके बाद ये क्या क्या मेंटेन करता है। पहला एक्विजिशन, स्टोर में मटेरियल कैसे आएगा। उसके बाद कस्टडी एंड डिस्ट्रीब्यूशन, किस तरह से उसको सेफ रखा जाना है और अलग अलग वर्क्स को उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, और लास्ट में उनका डिस्पोजल। ठीक है, तो इतनी चीज़ें इंश्योर करना या इतनी चीज़ें मैनेज करना ये डिविजनल ऑफिसर के अंडर में होता है। इसके बाद ये कहा गया कि जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ स्टोर्स आर अकॉर्डिंग टू GFR 2017। स्टोर के जो जनरल प्रिंसिपल हैं वो जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2017 में जो स्टोर के लिए रूल्स और जो गाइडलाइंस दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग मैनेज किया जाता है। इसके बाद ये कहा गया दैट ऑफिसर इंटरेस्टेड बाय DO विद चार्जेस ऑफ स्टोर्स। अगर किसी ऑफिसर को, किसी सबऑर्डिनेट अथॉरिटी को DO ने इंटरेस्ट कर दिया है स्टोर का चार्ज, कि इस स्टोर का चार्जेस आप देखेंगे, ठीक है, तो उस स्टोर के लिए वो जो ऑफिसर है, वो जो सबऑर्डिनेट अथॉरिटी है, वो रिस्पॉन्सिबल होगा। बेसिकली किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर करेक्ट रिकॉर्ड्स एंड रिटर्न्स। तो कस्टडी के लिए तो रिस्पॉन्सिबल होगा ही, साथ के साथ उसके करेक्ट रिकॉर्ड्स और रिटर्न्स के लिए भी वो ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल होता है। जनरल प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। सबसे पहले ये कहा गया कि ऑल ट्रांजेक्शन्स टू बी रिकॉर्डेड स्ट्रिक्टली एज पर रूल्स और प्रोसीजर्स। स्टोर में जितने भी ट्रांजेक्शन्स होंगे, जितने भी मटेरियल आपके इशू होंगे या जितने मटेरियल आपको रिसीव होंगे, सबका आपको प्रॉपर रिकॉर्डिंग करना है स्ट्रिक्टली एज पर रूल्स एंड प्रोसीजर्स। जैसा रूल है, जैसा प्रोसीजर है, उसी के अकॉर्डिंग सारे ट्रांजेक्शन्स की, सारे रिसीट की और सारे इशू की आपको रिकॉर्डिंग करनी है। सबको आपको रिकॉर्ड करके रखना है। इसके बाद एक चीज़ है जो कहा गया है कि आपको हमेशा अवॉइड करना है, और उसको कहते हैं हम फिक्टिशियस स्टॉक एडजस्टमेंट। मतलब स्टॉक एडजस्ट करने के लिए या स्टोर में मटेरियल के आपको मैनिपुलेशन नहीं करना है। ठीक है, मतलब आपको नकली एडजस्टमेंट्स नहीं करने हैं। अब फिक्टिशियस या नकली जो एडजस्टमेंट होते हैं उससे क्या मतलब है, तो इसके 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं बुक में। आइए देखते हैं क्या क्या एग्जाम्पल है। सबसे पहला, डेबिटिंग मटेरियल नॉट रिक्वायर्ड और इन एक्सेस ऑफ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। मान लीजिए किसी वर्क में ऐसे किसी मटेरियल को लेके डेबिट कर देना या ऐसे किसी मटेरियल को लेके असाइन कर देना जिसकी उस वर्क में ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, ये या तो फिर जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा मटेरियल किसी वर्क पे असाइन कर देना, ये भी फिक्टिशियस स्टॉक एडजस्टमेंट में आता है। ठीक, इसके बाद दूसरा जो एग्जांपल है वो ये है कि मान लीजिए हमारे पास 2 वर्क हैं, एक है वर्क 1, दूसरा है वर्क 2। अब ये जो स्टोर है या स्टोर में कोई मटेरियल है जो आया था वर्क 1 के लिए, ठीक, वर्क 1 के लिए हमने एक मटेरियल पहले से रखा हुआ है, लेकिन इसलिए इसको हम अभी यूज़ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इस वर्क पे अभी फंड प्रोवाइडेड नहीं है। ठीक है, इस वर्क के लिए अभी जब तक फंड प्रोवाइड नहीं होता तब तक ये वर्क नहीं चलेगा, और जब तक ये वर्क नहीं चलेगा तब तक हम इस मटेरियल को यहाँ यूज़ नहीं कर सकते। अब मान लीजिए कि एक दूसरा वर्क है वर्क 2 जिसके लिए फंड प्रोवाइडेड है लेकिन अभी उसके लिए मटेरियल नहीं आया हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए मटेरियल नहीं आया हुआ है, तो मान लीजिए आप ये करते हैं कि ये मटेरियल तो ऐसे ही रखा हुआ है तो इसको फिलहाल यहाँ यूज़ कर देते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके लिए फंड प्रोवाइडेड नहीं है, और जब इसके लिए मटेरियल आएगा तो यहाँ यूज़ कर देंगे। ये भी फिक्टिशियस स्टॉक एडजस्टमेंट है। जो मटेरियल जिस वर्क के लिए आया है, ठीक है, जब तक यहाँ से एक्सेस ना बच जाए तब तक आपको उसको दूसरे वर्क पे यूज़ नहीं करना है। ठीक है, आपको तब यूज़ कर सकते हैं जब एक्सेस बच जाए, वो अलग बात है, लेकिन इसलिए आप यूज़ कर दें क्योंकि यहाँ के लिए अभी फंड प्रोवाइडेड नहीं है, ये फिक्टिशियस स्टॉक एडजस्टमेंट है और ये भी आपको अवॉइड करना है। तीसरा एग्जाम्पल ये कहा गया कि राइटिंग बैक टू अवॉइड एक्सेस एक्सपेंडिचर। मान लीजिए किसी वर्क में आपने किसी मटेरियल को यूज़
कर लिया है और उसके बाद आपको लगा कि जितना अप्रोप्रिएशन था या जितना अलॉटमेंट था उस वर्क के लिए उससे ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो गया, तो अब उसको लिमिट में दिखाने के लिए आपकी जो अप्रोप्रिएशन की लिमिट है या जो आपको अलॉटमेंट की लिमिट है उसके लिमिट में शो करने के लिए आप उस मटेरियल को कहीं और ले जाके डेबिट कर दो। ये भी फिक्टिशियस स्टॉक एडजस्टमेंट होता है। एक बार कोई मटेरियल जिस वर्क में यूज़ हुआ है तो उसको आपको अप्रोप्रिएशन की लिमिट में दिखाने के लिए या कम एक्सपेंडिचर दिखाने के लिए उस मटेरियल को जो इस वर्क में यूज़ हुआ है उसको किसी दूसरे वर्क में आपको शो नहीं करना है। तो ये होते हैं फिक्टिशियस स्टॉक एडजस्टमेंट और ये हमेशा सीरियस इरेगुलरिटी मानी जाती है और हमेशा इसको अवॉइड करना है। नेक्स्ट इज अकाउंट्स ऑफ स्टोर, मतलब स्टोर में जितने भी मटेरियल आएंगे, ठीक है, उनका चार्ज कहाँ पे जाके कौन से हेड में या कौन से अकाउंट में जाके डेबिट होगा। तो इसके लिए हम ये समझते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट दो तरह के होते हैं नॉर्मली। एक होता है जिसमें हमें कंप्लीट अमाउंट वर्क के लिए कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, जिसमें मतलब मटेरियल भी उसका होता है कॉन्ट्रैक्टर का और लेबर चार्जेस भी उसके होते हैं। और दूसरा होता है जहाँ पे केवल लेबर ओनली कॉन्ट्रैक्ट होता है, जहाँ पे केवल लेबर चार्जेस उसका होता है, मटेरियल हमें सप्लाई करना होता है। तो अगर मटेरियल हमें सप्लाई करना है, ठीक है, तो इसका मतलब मटेरियल हमारे तरफ से सीधे वर्क पे जाएगा। तो उस कंडीशन में जिस वर्क के लिए जितना मटेरियल हम एक्वायर करते हैं और ला के उस वर्क पे लगाते हैं, उस मटेरियल का पूरा चार्ज उस वर्क पे ही जाके डेबिट होगा। याद रखिएगा, जिस वर्क के लिए हमने मटेरियल एक्वायर किया उसी वर्क पे जाके डेबिट होगा। लेकिन अगर है कि कंप्लीट वर्क के लिए हमने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, इसका मतलब मटेरियल हम इशू कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर को और कॉन्ट्रैक्टर उसको वर्क में लगाएगा, तो अभी हम इसको रखते हैं एक सस्पेंस अकाउंट में और लास्ट में उसको जाके हम क्लियर करते हैं। तो याद रखिएगा, अगर हमने डायरेक्ट वर्क पे दिया कोई भी मटेरियल तो उस मटेरियल का चार्ज डेबिट होता है वर्क पे, लेकिन अगर हमने कॉन्ट्रैक्टर को दिया है, ठीक है, तो हम उसको पहले सस्पेंस हेड में रखेंगे और बाद में उस सस्पेंस हेड को हम क्लियर करते हैं। ठीक, तो ये हो गया फंडामेंटल प्रिंसिपल है सबसे पहले इसमें, और वो यही है कि जिस मटेरियल को जिस वर्क पे जाके यूज़ किया जाएगा उस मटेरियल का चार्ज उसी वर्क के हेड में डेबिट किया जाएगा। इसके बाद देखते हैं कि हमारे पास जितने मटेरियल होते हैं नॉर्मली 3 कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। एक होते हैं या तो टूल्स एंड प्लांट्स, दूसरे होते हैं रोड मेटल्स और तीसरे होते हैं अदर मटेरियल्स। तीनों के लिए अलग अलग प्रोविजंस हैं, देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले टूल्स एंड प्लांट्स के लिए, अगर टूल्स एंड प्लांट्स ऑब्वियसली एक ही वर्क के लिए अगर आता है, स्पेशली किसी वर्क के लिए अगर हम कोई स्पेशल टूल या प्लांट एक्वायर करते हैं तो उसका चार्ज तो उसी वर्क पे डेबिट होगा। लेकिन अगर डिवीज़न के जनरल यूज़ के लिए, जनरल पर्पस के लिए हमने कोई टूल या कोई प्लांट एक्वायर किया और उसको डिवीज़न के अंडर में जितने वर्क होंगे सब में उन टूल्स को हम यूज़ करेंगे, तो इसको हम किसी एक वर्क पे डेबिट नहीं करेंगे। इसका चार्ज डेबिट होगा मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स, इस माइनर हेड पे इसको डेबिट किया जाता है। तो याद रखिएगा, जब भी हम डिवीज़न के जनरल यूज़ के लिए कोई भी टूल्स एंड प्लांट्स एक्वायर करेंगे तो उसका डेबिट होता है, उसका चार्ज डेबिट होगा मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स पे। इसके बाद आते हैं रोड मेटल पे। तो रोड मेटल में भी है कि अगर किसी रोड के कंस्ट्रक्शन के लिए हम रोड मेटल एक्वायर करते हैं या कंस्ट्रक्शन में रोड मेटल यूज़ होता है तो उसका चार्ज डेबिट होगा उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे, उस पर्टिकुलर वर्क पे, जो मेन वर्क चल रहा है, जहाँ रोड बनने का काम चल रहा है, उस वर्क पे उसका चार्ज डेबिट होगा। लेकिन अगर रिपेयर वर्क के लिए, रोड्स के रिपेयरिंग के लिए अगर रोड मेटल यूज़ होता है तो वो डेबिट होता है 3054, ये होता है रोड्स एंड ब्रिजेस, ये हो गया आपका मेजर हेड। अब इस मेजर हेड के अंडर में जिस फंक्शन से रिलेटेड आपका काम चल रहा है उस कंसर्न्ड माइनर हेड के अंडर में अब हम जाएंगे सब हेड में, और सब हेड का नाम होता है मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स, और इसमें ले जाके उसको डेबिट किया जाता है। याद रखिएगा, ठीक है, जब भी हम रोड मेटल किसी वर्क के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए कर रहे हैं, ठीक है, तब उसको डेबिट किया जाता है उस पर्टिकुलर वर्क में। लेकिन अगर रिपेयर के लिए कोई रोड मेटल हमने एक्वायर किया है और रिपेयर के लिए उसको यूज़ किया जाता है तो वो डेबिट होता है इस मेजर हेड में, विच इज़ 3054 रोड्स एंड ब्रिजेस। उसके अंडर में कौन से माइनर हेड में जाएगा ये डिपेंड करता है कि कौन से फंक्शन के अंडर वो रिपेयर वर्क हो रहा है, और उसके उस माइनर हेड के अंडर में जो सब हेड यूज़ होता है दैट इज़ मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स। तो मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स सब हेड में उस रोड मेटल को डेबिट किया जाता है। तो ये हो गया आपका टूल्स एंड प्लांट्स और रोड मेटल्स। इसके बाद बाकी जितने भी मटेरियल होंगे, अगर किसी पर्टिकुलर वर्क पे यूज़ हो रहे हैं तो उसी वर्क पे उसको डेबिट किया जाएगा। लेकिन अगर हमें नहीं पता कि कौन से वर्क पे यूज़ हो रहे हैं
या हम लोग जनरल पर्पस के लिए स्टोर में ला के मटेरियल रख ले रहे हैं, तो फिलहाल जिस टाइम हम एक्वायर करके स्टोर में ला के मटेरियल रखेंगे उस टाइम उसको हम डेबिट करते हैं स्टॉक में, और जिस टाइम उसको फिर यूज़ किया जाएगा किसी वर्क पे उस टाइम उसको स्टॉक अकाउंट से क्लियर करके पर्टिकुलर वर्क पे डेबिट किया जाता है। तो ये हो गया जनरल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंट्स ऑफ स्टोर्स। अब देखते हैं क्लासेस ऑफ स्टोर्स। स्टोर में जितने भी मटेरियल आएंगे, अभी तक हमने जैसा कि देखा कि या तो हमको पता होगा कि ये किसी फाइनल हेड में जाएंगे या तो हमको नहीं पता होगा। अगर हमको पता है कि फाइनल हेड में जाते हैं तो जिस हेड में उनको डेबिट करना होगा उस हेड में उनको डेबिट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर हमें नहीं पता कि उनको कौन से हेड में डेबिट करना है, तब ऑब्वियसली हम उनको डेबिट करते हैं एक सस्पेंस हेड में, और इस सस्पेंस हेड का नाम होता है स्टॉक। तो इसी बेसिस पे हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर लिया है। जितने भी क्लासेस हैं स्टोर के उसको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया, एक वो जो सस्पेंस हेड में डेबिट होगा और दूसरे वो जो फाइनल हेड में डेबिट होंगे। अगर सस्पेंस हेड में डेबिट होगा तो ये एक ही सस्पेंस हेड है हमारे पास जो है स्टॉक। जब भी हम कोई मटेरियल एक्वायर करेंगे, कोई मटेरियल हम परचेज करेंगे, तो हमें अगर नहीं पता कि ये मटेरियल कौन से वर्क में यूज़ किया जाना है तो उस मटेरियल को हम रख देंगे स्टॉक सस्पेंस हेड में। सस्पेंस हेड जो है स्टॉक, इसमें ले जाकर उसको डेबिट कर देंगे, और कल के डेट पे जब ये मटेरियल किसी वर्क पे इशू किया जाएगा, किसी वर्क पे यूज़ किया जाएगा या फिर किसी कॉन्ट्रैक्टर को इशू किया जाएगा, तो उस मटेरियल को जो स्टॉक हेड में है उसको स्टॉक हेड से निकाल के कंसर्न्ड वर्क पे या कंसर्न्ड कॉन्ट्रैक्टर के अकाउंट में डेबिट कर दिया जाएगा। तो ये हो गया पहला क्लास ऑफ स्टोर, ये है सस्पेंस हेड में स्टॉक। इसके अलावा तीन और क्लासेस हैं और तीनों होते हैं आपके फाइनल हेड्स में। पहला है टूल्स एंड प्लांट्स, दूसरा है रोड मेटल्स, और उसके बाद तीसरा है बाकी अदर मटेरियल जो चार्ज होंगे डायरेक्ट वर्क पे। तो ये तीनों आपको पता है कि ये तीनों होते हैं फाइनल हेड्स में। टूल्स एंड प्लांट्स ये डेबिट होता है आपका मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स में। रोड मेटल्स ये होता है आपका रिपेयर एंड मेंटेनेंस में। और जो मटेरियल चार्ज टू वर्क है, ये जिस वर्क पे मटेरियल यूज़ होगा उस वर्क पे जाके उसको डेबिट किया जाता है। तो ये हो गए आपके क्लासेस ऑफ स्टोर्स। चार हैं, सस्पेंस हेड में है स्टॉक, और फाइनल हेड्स में है तीन, टूल्स एंड प्लांट्स, रोड मेटल्स और मटेरियल चार्ज टू वर्क। इसके बाद दो तरह के अकाउंट बनते हैं स्टोर के, एक होता है क्वांटिटी अकाउंट और दूसरा होता है वैल्यू अकाउंट। क्वांटिटी अकाउंट में हम केवल क्वांटिटी की बात करते हैं, उसके प्राइस की, उसकी वैल्यू की बात नहीं करते। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई भी मटेरियल सपोज 10 पीस है तो हम केवल 10 पीस की बात करेंगे, वो कितने अमाउंट का है उसकी बात नहीं करेंगे। तो ये होता है क्वांटिटी अकाउंट, और दूसरा होता है वैल्यू अकाउंट जहाँ पे हम उसके प्राइस की बात करते हैं। अब नॉर्मली अगर स्टोर अलॉट कर दिया गया है सब डिवीज़न ऑफिस को, सब डिवीज़नल ऑफिसर के अंडर में है स्टोर, तो उसका क्वांटिटी अकाउंट मेंटेन होता है सब डिविजनल ऑफिस में। लेकिन एक डिवीज़न के अंडर में जितने भी स्टोर हैं, अलग अलग सब डिवीज़न में हो सकते हैं, लेकिन जितने भी स्टोर हैं एक डिवीज़न के अंडर में, सबका वैल्यू अकाउंट मेंटेन किया जाता है डिविज़नल ऑफिस में। तो ये याद रखिएगा, क्वांटिटी अकाउंट ये मेंटेन किया जा सकता है सब डिविज़नल ऑफिस में, ठीक है, लेकिन वैल्यू अकाउंट ये हमेशा मेंटेन किया जाएगा डिविज़नल ऑफिस में। तो ये था इंट्रोडक्टरी पार्ट एंड जनरल प्रिंसिपल ऑफ स्टोर्स। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे स्टॉक। टिल देन प्लीज स्टे ट्यून्ड। थैंक यू। जय हिंद।